नमस्कार। शिक्षा श्री के डेली स्टैटिक जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइन लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ऑप्शंस थे इसके अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 141। सही उत्तर होगा इसका अनुच्छेद 141, आर्टिकल 141। इस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। अंडर विच प्लान वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं वेबल्स प्लान, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या फिर माउंटबेटन प्लान। सही उत्तर होगा इसका माउंटबेटन प्लान। ये भारत को दो भागों में बांटने वाली योजना का नाम था माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून 1947 3 जून 1947 को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने पेश किया था और भारत के बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या फिर माउंटबेटन योजना के तौर पर भी जाना जाता है। इसी योजना के आधार पर भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली, लेकिन पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया था। माउंटबेटन योजना के कुछ पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से इसे सुनिएगा। पहला मेन पॉइंट क्या है कि भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा, एक भारत होगा और दूसरा पाकिस्तान। ये माउंटबेटन योजना का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये था कि दोनों देशों का अलग संविधान होगा और अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तीसरा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत की 500 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको छूट दी जाएगी कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में ही रहे। अगर चाहे तो रियासतें स्वतंत्र रूप से भी रह सकती थी। ये सारे इस प्लान में था, माउंटबेटन प्लान में। चौथा और बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमान बहुसंख्यक जिलों को अलग प्रांत बनाने का विकल्प दिया गया। और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले के लोगों की इच्छा जानने के लिए जनमत संग्रह कराने का प्रावधान भी किया गया था इस प्लान में। इस तरीके से ये जो 4-5 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएं माउंटबेटन प्लान के तहत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन फैक्ट्स से भी सवाल बनते हैं, तो आप लोग सारे सवाल को कर लेंगे यहाँ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था। व्हेन डिड गांधी जी विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन है मोपला कांड से, चौरी चौरा कांड से, मुसलमानों के अलग हो जाने से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका चौरी चौरा कांड से। यहाँ पर इंग्लिश में रॉन्ग टाइपिंग हो गया है, आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट होगा यहाँ पर। और कब लिए थे, फरवरी 1922 1922 इन फरवरी। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लेने का फैसला लिया था। हुआ ये था कि 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण भीड़ अहिंसक हो गई थी और पुलिस से भिड़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बहुत सारे पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसीलिए गांधी जी ने महसूस किया कि आंदोलन हिंसक हो रहा था और सत्याग्रहियों को सामूहिक संघर्ष के लिए तैयार होने से पहले उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता थी और इस कारण से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया।
अगला क्वेश्चन है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वेयर इज विजय पिलर लोकेटेड? ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फिर फतेहपुर सिकरी। सही उत्तर होगा इसका चित्तौड़गढ़, राजस्थान में है ये। और इसे विक्ट्री टावर के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में 1448 में महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुल्तान्स? ऑप्शन है फारसी, उर्दू, अरबी या फिर हिंदी। सही उत्तर होगा फारसी, पर्शियन भाषा थी सुल्तानों की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, द मोस्ट फेमस कंपोजर इन अकबर्स कोर्ट? ऑप्शन है लाल कुलवंत, बांडा बहादुर, रामतानु पांडे या फिर मार्कंडे पांडे। सही उत्तर होगा इसका रामतनु पांडे। तानसेन या फिर रामतानु पांडे, इन्हें रामतानु हिंदुस्तानी के नाम से भी जाना जाता था। ये शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे और सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी इन्हें गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है चावल का देश किसे कहा जाता है? विच कंट्री ऑफ राइस इज कॉल्ड? ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया यानी कि भारत या फिर थाईलैंड। सही उत्तर होगा इसका थाईलैंड। इसकी कैपिटल क्या है? बैंकॉक। बहुत ही पॉपुलर सिटी है ये दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है और पूर्वी सीमा पर लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है इसके। ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि थाईलैंड के पूर्वी सीमा पर कौन सा देश है, तो लाओस और कंबोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार। अगला क्वेश्चन है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? ऑप्शन है नॉर्वे, ब्रिटेन, जापान या फिर न्यूजीलैंड। सही उत्तर होगा इसका जापान। ये भी एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है और 4 बड़े और लगभग 6849 6849 छोटे द्वीपों के समूह से बना हुआ एक देश है और ये जितने भी सभी द्वीप हैं ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। जापान के नाइबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? वो हैं चाइना, कोरिया तथा रूस। राजधानी टोक्यो है और भी बड़े बड़े शहर कौन कौन से हैं यहाँ के? योकोहामा, ओसाका, क्योटो। और यहाँ की सरकार संसदीय प्रणाली और संवैधानिक राजतंत्र से चलती है। सम्राट यहाँ के कौन है? नारुहितो। और प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर योशिहिडो सुगा, जो कि हाल फिलहाल में ही बने हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम लोकेटेड? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा या फिर तापी। सही उत्तर होगा इसका नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो मैकल पर्वत, जो मैकल पर्वत है वहाँ पर अमरकंटक शिखर से इसकी उत्पत्ति होती है। और लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर की लंबाई है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है। गंगा पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाती है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है जो कि अरेबियन सी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी?
अंडर हुम वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश्ड। ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ओवल्स प्लान या फिर नेहरू रिपोर्ट। सही उत्तर होगा इसका कैबिनेट मिशन। इसको हमने पॉलिटी वाले क्लास में पूरे डिटेल में कवर किया था, तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस की गहराई से पता चल सके। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कवर किया था। ये क्वेश्चन वहाँ पर भी कराए गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की संघीय सरकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ए फेडरल गवर्नमेंट? ऑप्शन है चाइना, अमेरिका, क्यूबा या फिर बेल्जियम। सही उत्तर होगा अमेरिका, जिसे हम लोग संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट भी कहते हैं। ये एक उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है और 50 राज्य 50 राज्य और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वशासनीय क्षेत्र और विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्र से मिलकर बना एक देश है। राजधानी यहाँ की वाशिंगटन डीसी है और सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है। और मेन क्वेश्चन क्या पूछेगा यहाँ से, जो कि रिसेंटली करंट में था भी, कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। ट्रंप जी हार गए, अब हैं जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन है, शोर को किस में मापा जाता है? व्हाट इज नॉइज मेजर्ड इन? ऑप्शन है वाट, रेम, सेंटीग्रेड या फिर डेसिबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डेसिबल में नापा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर? ऑप्शंस हैं नल का जल, वर्षा जल, भौम जल या फिर आशुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। सही उत्तर होगा इसका वर्षा जल, रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है। लेकिन जब ये नीचे आता है तो वातावरण की प्रदूषण के कारण इसमें जो कण मिल जाते हैं, डस्ट और पॉल्यूटेंट्स, उसके वजह से ये एसिडिक हो जाता है या फिर पॉल्यूटेड हो जाता है। लेकिन ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शंस है हाइड्रेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। सही उत्तर होगा इसका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और फार्मूला पूछ लेगा तो क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? CaSO4 हाफ H2O। ये फार्मूला होगा CaSO4 हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन ओवम? ऑप्शन है 24, 40, 48 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सही उत्तर होगा 46, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, 23 के पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज गुरुदेव? ऑप्शन है महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर चित्तरंजन दास। सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक एवं भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति भी हैं। ये बंगाल साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले ये युद्ध दृष्टि थे और ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान बनी थी। पहला भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये इन्होंने ही लिखा था। और बांग्लादेश का दूसरा बांग्लादेश
जिसका राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जो कि इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? द मेंबर स्टेट ऑफ द यूएनओ हैव डेलीगेटेड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी टू द। ऑप्शन है जनरल असेंबली यानी कि सामान्य सभा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। सही उत्तर होगा सुरक्षा परिषद को, सिक्योरिटी काउंसिल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। और ये है क्या? ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली निकाय है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी है। 5 शक्तिशाली देश 2 साल की शर्तों के साथ 10 निर्वाचित सदस्यों के साथ स्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेमस बुक मालगुडी डेज? ऑप्शन है B.S. नाइपॉल, रविंद्रनाथ टैगोर, दीपक चोपड़ा या फिर R.K. नारायण। सही उत्तर होगा R.K. नारायण। ये लघु कहानियों का एक संग्रह है मालगुडी डेज, जिसको R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। और पब्लिकेशन कब हुआ था? 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? विच इंडियन स्टेट इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को दक्षिण भारत के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर लगभग 62% 62% जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। और इस राज्य की चावल प्रमुख खाद्य फसल है और खाद्य अनाज उत्पादन में राज्य का 77% योगदान है। दूसरे महत्वपूर्ण फसलें यहाँ पर क्या क्या होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, दाल, ये सब होते हैं यहाँ के। अगला क्वेश्चन है, मोत्सुमोंग त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मोत्सुमोंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है सिक्किम, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर। सही उत्तर होगा नागालैंड। ये नागालैंड में मनाया जाता है। और एओ जनजाति के लोग द्वारा 1 से 3 मई 1 to 3 मई तक हर साल मनाया जाता है। और एओ नागाज द्वारा मोत्सुमोंग को क्या किया गया है? हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है डेली की तरह। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर मंदिर का वास्तुशिल्प जमीन पर कोई छाया नहीं छोड़ता है? विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पल्स आर्किटेक्चर डज नॉट लीव एनी शैडो ऑन द ग्राउंड एट द नून टाइम? ऑप्शन है कैलाश मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सूर्य मंदिर या फिर ब्रह्मदेश्वर मंदिर। सही उत्तर होगा ब्रह्मदेश्वर मंदिर। ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है। तंजावुर शहर में। और मंदिर की छाया इसका दिलचस्प हिस्सा है जो आश्चर्यजनक रूप से दोपहर के समय कभी भी ज़मीन पर नहीं गिरता है। छाया यहाँ पर दोपहर के समय भी नहीं गिरता है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है और हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? ग्रेट लिविंग चोल मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि प्राचीन चोलों का एक महत्वपूर्ण शहर था तंजावुर। यहाँ पर राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में बनाया गया था इस मंदिर को।
अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शेर और मयूर नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? लायन एंड पीकॉक डांस इज पॉपुलर फोल्क डांस फॉर्म विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मणिपुर। आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।